विजन आईएएस अक्टूबर 2025 में हम कल्चर के यह सभी टॉपिक को कवर करेंगे। श्री नारायण गुरु। हाल ही में हमारे राष्ट्रपति जी ने केरल में श्री नारायण गुरु की महासमाधि शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया है, इसलिए यह विषय समाचारों में चर्चा में है। श्री नारायण गुरु का जन्म 1856 में केरल के चेम्पाझंथी नामक स्थान पर हुआ था, जो आज तिरुवनंतपुरम के पास है। वे एझावा समुदाय से थे। यह वह समुदाय था जो उस समय समाज में अस्पृश्य माने जाते थे और बहुत अधिक सामाजिक अन्याय झेलते थे। गुरुजी बचपन से ही गहरी सोच और आध्यात्मिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति थे। लोग उन्हें प्यार से गुरुदेवन कहते थे। उनके प्रमुख विचार और शिक्षाएं। श्री नारायण गुरु ने हमेशा कहा कि सच्ची मुक्ति ज्ञान और करुणा से आती है, न कि अंधविश्वास या जातिगत भेदभाव से। उन्होंने एक महान सिद्धांत दिया, एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर, मनुष्य मात्र के लिए। इसका अर्थ है कि सब मनुष्य समान हैं, किसी में कोई ऊंच नीच नहीं। वे सादगी, आत्मशुद्धि और सार्वभौमिक प्रेम पर जोर देते थे। उन्होंने कहा कि शिक्षा ही समाज के सुधार और प्रगति का सबसे बड़ा साधन है। इसीलिए उन्होंने केरल में कई स्कूलों की स्थापना की ताकि हर व्यक्ति, विशेषकर महिलाएं और पिछड़े वर्ग, शिक्षा प्राप्त कर सकें। 1913 में उन्होंने अलुवा में अद्वैत आश्रम की स्थापना की। इस आश्रम का मूल संदेश था ओम सहोदर्यम सर्वत्र, यानी ईश्वर की दृष्टि में सभी मनुष्य समान हैं। सामाजिक सुधार और आंदोलन। अब बात करते हैं उनके समाज सुधार के कार्यों की। मंदिर प्रवेश आंदोलन। 1888 में उन्होंने अरुविपुरम आंदोलन की शुरुआत की। उन्होंने स्वयं नेयर नदी में गोता लगाकर शिवलिंग निकाला और उसे स्थापित किया। यह उस समय एक बड़ा क्रांतिकारी कदम था, क्योंकि नीची जातियों को मंदिर में पूजा करने की अनुमति नहीं थी। इस कार्य से उन्होंने समाज को संदेश दिया कि ईश्वर सबका है, केवल कुछ जातियों का नहीं। यह घटना समान अधिकार और आत्मसम्मान का प्रतीक बनी। एझावा समुदाय। 1903 में उन्होंने एसएनडीपी योगम की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था एझावा समुदाय का उत्थान। यह संगठन शिक्षा, आत्मसम्मान और समानता के लिए काम करता था। इस आंदोलन ने हिंदू धर्म की व्याख्या को नए सिरे से समझाया कि धर्म का अर्थ मनुष्य को बांटना नहीं, बल्कि जोड़ना है। उन्होंने ब्राह्मणवादी ऊंच नीच की व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई और नए सामाजिक संस्थान बनाए, जैसे नए मंदिर, आश्रम और मठ। वैकोम सत्याग्रह। गुरुदेवन ने वैकोम सत्याग्रह को समर्थन दिया। यह एक अहिंसक आंदोलन था जो मंदिर प्रवेश अधिकारों के लिए लड़ा गया। यह आंदोलन त्रावणकोर राज्य के वैकोम कस्बे में हुआ था। इसमें टी.के. माधवन, के.पी. केशव मेनन और के केलप्पन, जिन्हें केरल गांधी भी कहा जाता है, प्रमुख नेता थे। श्री नारायण गुरु के आशीर्वाद और समर्थन से यह आंदोलन केरल में सामाजिक समानता की दिशा में एक बड़ा कदम बना। उनकी रचनाएं। गुरुदेवन न केवल समाज सुधारक थे, बल्कि एक महान कवि और दार्शनिक लेखक भी थे। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं अनुकंपा दशकम, ब्रह्म विद्या पंचकम, आत्मोपदेश शतकम, अद्वैत दीपिका, दैव दशकम, भद्रकाली अष्टकम आदि। इन रचनाओं में उन्होंने आत्मज्ञान, मानवता और समानता का संदेश दिया। सारांश। श्री नारायण गुरु ने केरल और पूरे भारत में यह सिखाया कि धर्म का असली अर्थ है मानवता और समानता। उन्होंने जातिवाद, अंधविश्वास और सामाजिक अन्याय के खिलाफ संघर्ष किया। उनकी शिक्षाएं आज भी समाज के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। आप इस कोर्सेस टैब से विजन आईएएस मैगजीन की 2025 साल की फुल वीडियो हिंदी और इंग्लिश में देख सकते हो। वंदे मातरम। हाल ही में केंद्र सरकार ने इसके 150वें वर्षगांठ के उपलक्ष्य में पूरे देश भर में मनाने का ऐलान किया है। वंदे मातरम की उत्पत्ति। यह गीत संस्कृत में रचित है और इसके रचनाकार हैं बंकिम चंद्रा चटर्जी। यह गीत पहली बार 1882 में प्रकाशित हुई काव्य रचना आनंदमठ में हुआ था। इस गीत की रचना ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, क्योंकि यह देशवासियों में देशभक्ति और एकता का भाव जागृत करता था। साल 1950 में 24 जनवरी को भारतीय संविधान सभा ने यह घोषणा की कि वंदे मातरम को जन गण मन के साथ समान दर्जा मिलेगा। यह वही दिन है जब जन गण मन को राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया गया था। जहां जन गण मन को रवींद्रनाथ टैगोर ने रचा था, वही वंदे मातरम बंकिम चंद्रा चटर्जी का काव्य था। वंदे मातरम का मुख्य संदेश है मातृभूमि के प्रति श्रद्धा और प्रेम। इसमें भारत को मां के रूप में पूजा गया है और यह गीत देशवासियों को एकजुट होकर अपने देश के लिए काम करने के लिए प्रेरित करता है। यह गीत राष्ट्रीय एकता, साहस और बलिदान का प्रतीक बन गया है। इसे देश की स्वतंत्रता संग्राम में प्रेरणा देने वाले गीतों में शामिल किया गया है। यह गीत पहली बार 1896 में रवींद्रनाथ टैगोर ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में गाया था। इस समय यह गीत भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रतीक के रूप में उभरा था और इसके बाद यह गीत भारतवासियों के बीच एक प्रेरणा स्रोत बन गया। आप इस प्लेलिस्ट से इस महीने के मैगजीन की सभी वीडियो देख सकते हैं। बमिया बुद्धा। हम एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल बामियान बुद्धा के बारे में चर्चा करेंगे, जो हाल ही में खबरों में रहा है। बामियान बुद्धा मूर्तियां।
बामियान बुद्धा की मूर्तियां अफगानिस्तान के मध्य भाग में स्थित बामियान घाटी की बलुआ पत्थर की चट्टानों में बनी थीं। यह स्थान अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर के लिए विश्वभर में प्रसिद्ध है। इन मूर्तियों का निर्माण 6वीं शताब्दी में हुआ था। यह उस समय के बौद्ध कला के उत्कृष्ट उदाहरण मानी जाती हैं। बामियान बुद्धा मूर्तियां गंधार कला के अद्भुत उदाहरण थीं। गंधार कला बौद्ध कला का एक रूप था जो भारतीय और ग्रीको रोमन प्रभावों का मिश्रण था। यह कला भारत से मध्य एशिया तक बौद्ध धर्म के प्रसार के साथ जुड़ी हुई थी। इन मूर्तियों के माध्यम से बौद्ध धर्म ने न केवल भारतीय उपमहाद्वीप बल्कि पूरे मध्य एशिया में अपनी जड़ें फैलाईं। दुर्भाग्यवश वर्ष 2001 में तालिबान के शासन के दौरान बामियान बुद्धा मूर्तियों को नष्ट कर दिया गया था। तालिबान ने इन्हें मूर्ति पूजा और बौद्ध धर्म से संबंधित मानकर इस महान ऐतिहासिक धरोहर को ध्वस्त कर दिया। 2003 में बामियान घाटी को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया। हालांकि मूर्तियां अब नहीं रही, लेकिन यह क्षेत्र अब भी अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के कारण विश्व धरोहर का हिस्सा है। यह घटना हमें यह याद दिलाती है कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर कितनी मूल्यवान है और हमें इसे बचाए रखने के लिए क्या कदम उठाने की आवश्यकता है। बामियान बुद्धा मूर्तियां न केवल अफगानिस्तान बल्कि पूरी मानवता की धरोहर थीं। आप इन प्लेलिस्ट से इन सभी महीने की विजन IAS मैगजीन की वीडियो देख सकते हैं। बथुकम्मा फेस्टिवल। बाथुकम्मा महोत्सव त्योहार ने हाल ही में 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाए हैं। एक तो सबसे बड़े बाथुकम्मा फूलों की सजावट का रिकॉर्ड और दूसरा सबसे बड़ी संख्या में महिलाओं द्वारा एक साथ बाथुकम्मा बनाने का रिकॉर्ड। यह रिकॉर्ड न केवल तेलंगाना बल्कि पूरे भारत और दुनिया में इस त्योहार की महत्ता को दर्शाते हैं। यह महोत्सव मुख्य रूप से तेलंगाना राज्य और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में मनाया जाता है। यह एक पारंपरिक पुष्प उत्सव है जिसे खासतौर पर महिलाओं द्वारा बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यह त्योहार हर साल दुर्गा नवमी के दौरान 9 दिन तक मनाया जाता है, जो आमतौर पर सितंबर से अक्टूबर में आता है। बाथुकम्मा महोत्सव में बाथुकम्मा नामक एक पारंपरिक फूलों की सजावट बनाई जाती है। इसमें स्थानीय मौसमी फूलों का उपयोग किया जाता है जो न केवल खूबसूरत होते हैं बल्कि इनमें औषधीय गुण भी होते हैं। यह फूलों की विशेष सजावट महिलाओं की कला और संस्कृति को प्रदर्शित करती है। बाथुकम्मा का मतलब होता है माँ देवी जीवित हो जाए। यह देवी पार्वती को समर्पित एक पूजा है जिसमें महिलाओं द्वारा फूलों से भरी बाथुकम्मा का आकार इस तरह से बनाया जाता है कि यह देवी की पूजा का प्रतीक बन जाता है। तेलंगाना सरकार ने इस त्योहार को राज्य उत्सव के रूप में घोषित किया है ताकि यह पारंपरिक संस्कृति और महिला सशक्तिकरण का प्रतीक बने और नई पीढ़ी इसे समझ सके और मनाए। इस महोत्सव की विशेषता यह है कि यह न केवल धार्मिक या सांस्कृतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है बल्कि यह स्थानीय फूलों और पारंपरिक रीति रिवाजों को भी बढ़ावा देता है। साथ ही यह महिलाओं के योगदान को मान्यता देता है और उन्हें अपनी कला और संस्कृति को प्रदर्शित करने का एक मंच भी प्रदान करता है। अगर हो सके तो वीडियो को लाइक कर एक अच्छा सा कमेंट जरूर करिए, इससे हमें अच्छी वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिलता है। नोबेल पीस प्राइज 2025। अब बात करेंगे नोबेल शांति पुरस्कार 2025 के बारे में जो हाल ही में मारिया कोरिना मचाडो को मिला है। मारिया कोरिना मचाडो को यह पुरस्कार उनके संघर्ष के लिए दिया गया है जो उन्होंने वेनेजुएला में तानाशाही से लोकतंत्र की ओर शांतिपूर्ण और न्यायपूर्ण बदलाव के लिए किया। मचाडो, जो वेनेजुएला की एक प्रमुख विपक्षी नेता हैं, ने अपने देश में लोकतंत्र की बहाली और नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए लंबा संघर्ष किया है। उनका यह पुरस्कार उनके अद्वितीय साहस और संघर्ष का सम्मान है। नोबेल शांति पुरस्कार का इतिहास। नोबेल शांति पुरस्कार की शुरुआत 1901 में की गई थी और यह विश्व में शांति के प्रयासों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से यह पुरस्कार मुख्य रूप से 4 प्रमुख क्षेत्रों में दिया गया है: हथियार नियंत्रण और निरस्त्रीकरण, शांति वार्ता, लोकतंत्र और मानवाधिकार, ऐसा काम जो अधिक संगठित और शांतिपूर्ण दुनिया बनाने के उद्देश्य से हो। इन 4 क्षेत्रों में योगदान देने वाले व्यक्तियों या संगठनों को यह पुरस्कार दिया जाता है ताकि दुनिया भर में शांति और सुरक्षा बढ़ सके। भारत से नोबेल शांति पुरस्कार विजेता। भारत से 2 महान व्यक्तियों को नोबेल शांति पुरस्कार मिल चुका है। 1979 में मदर टेरेसा को यह पुरस्कार उनके मानवता की सेवा और गरीबों, असहायों और जरूरतमंदों के लिए उनके अद्वितीय योगदान के लिए दिया गया था। 2014 में कैलाश सत्यार्थी को यह पुरस्कार बच्चों के शोषण और बाल श्रम के खिलाफ उनकी लंबी लड़ाई और बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए दिया गया था। वर्ल्ड पारा एथलेटिक्स चैंपियनशिप। अब बात करेंगे विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के बारे में, जिसमें भारत ने एक ऐतिहासिक प्रदर्शन किया। भारत ने कुल 22 पदक जीते, जिनमें 6 स्वर्ण पदक भी शामिल हैं। यह भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। इससे भारत ने यह साबित कर दिया कि पैरा एथलेटिक्स में हमारे एथलीट अब विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम हैं। इसके साथ ही भारत ने पहली बार यह चैंपियनशिप अपने देश में आयोजित की।
भारत चौथा एशियाई देश बना जिसने इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता की मेजबानी की। यह भारत के लिए गर्व का पल था, क्योंकि यह न केवल हमारे खिलाड़ियों की क्षमता को दर्शाता है, बल्कि हमारे देश की मेजबानी क्षमता को भी प्रमाणित करता है। पैरा एथलेटिक्स के बारे में। पैरा एथलेटिक्स वह खेल है जो पैरा एथलीट्स द्वारा खेले जाते हैं, यानी वे खिलाड़ी जो शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग होते हैं। यह खेल पैरालंपिक मूवमेंट का सबसे बड़ा हिस्सा है। पैरा एथलेटिक्स की पहली प्रतियोगिता 1952 में आयोजित की गई थी। तब से यह खेल विकलांग एथलीट्स के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बन चुका है, जहां वे अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित कर सकते हैं और दुनिया भर में प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। मुख्य प्रतियोगिताएं। पैरा एथलेटिक्स के तहत कई प्रमुख प्रतियोगिताएं आयोजित होती हैं, जिनमें शामिल हैं पैरालंपिक गेम्स। यह खेल हर 4 साल में होते हैं और यह दुनिया की सबसे बड़ी प्रतियोगिता है जिसमें विकलांग खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप। यह प्रतियोगिता हर 2 साल में आयोजित की जाती है और इसमें दुनिया भर के पैरा एथलीट्स अपनी प्रतिभा दिखाते हैं। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स। यह प्रतियोगिता हर साल अलग अलग शहरों में आयोजित होती है और इसमें दुनिया भर के शीर्ष पैरा एथलीट्स भाग लेते हैं। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर इस एंड स्क्रीन से इसी मैगजीन के और पार्ट्स को भी देख सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल नो नेम IAS को सब्सक्राइब करना ना भूले।